यस, लेट्स प्रोसीड फर्दर विद इट। तो आज हमें ट्रायल को देखना है। तो मैं आपको ट्रायल के 5 बेसिकली हम 4 चार्ट्स बनाएंगे और उसके बेसिस के ऊपर इसको हम आगे कवर अप करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाट इट हैज टू से। क्या कहता है एक बार हम इसको देखें। ट्रायल का जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, कहां से ट्रायल ने स्टार्ट होना है, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेमिंग का प्रोसेस जो होता है ये फर्स्ट स्टेज है। मैंने यहां पर चार्जेस फ्रेम्ड नहीं कहा, मैंने कहा है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो इट्स अ प्रोसेस। कब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कोर्ट के पास। आइदर द कोर्ट विल पास द ऑर्डर्स ऑफ डिस्चार्ज और कोर्ट विल फ्रेम द चार्जेस। तो कब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आइदर कोर्ट डिस्चार्ज करेगी या फिर चार्जेस को फ्रेम करेगी। ये जो मैं कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट का प्रोसीजर कैसे चलता है, वी आर डिस्कसिंग दैट। तो सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। कब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपके 2 आउटकम हो सकते हैं, आइदर द चार्ज इज फ्रेम्ड और द पर्सन इज डिस्चार्ज्ड। अगर पर्सन डिस्चार्ज हो जाता है फिर तो चलो एक सिंपल सी बात है, इसको हम आगे देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर चार्ज फ्रेम होता है तब क्या होगा, हम उसको देखते हैं आगे। तो अगर आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो चार्ज फ्रेम करने के बाद द चार्जेस विल बी read over to the accused and he will be asked whether he plea guilts or not। क्या वो प्ली गिल्ट करता है या नहीं करता। तो यहां पर यू कैन हैव 2 आंसर्स। नंबर 1 yes, नंबर 2 no। आइदर वो हां कहेगा, आइदर वो ना कहेगा। करेक्ट। अगर वो नो कहता है, अगर वो यस कहता है तो आप उसकी कन्विक्शन कर देंगे। अगर वो नो कहता है कि मैं प्ली गिल्ट नहीं कर रहा तो आप उस केस में प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को मंगवाएंगे। लॉ कहता है कि यस के केस के अंदर भी आप प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को मंगवा सकते हैं। तो ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर राइट नाउ विद दिस। अभी तो हम एक चार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। करेक्ट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के बाद यहां पर कोर्ट के पास 2 स्टेजेस आती हैं, आइदर टू इक्विट हिम, वो उसको इक्विट करें, या फिर उसके रिलेशन के अंदर वो डिफेंस के एविडेंसेस को मंगवाए। तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसी टाइम पे प्रूव नहीं कर पाए तो जज उसको उसी टाइम पे इक्विट कर देगा। अगर वो प्रूव कर पा रहे हैं तो आप डिफेंस के एविडेंसेस को मंगवाएंगे। आफ्टर डिफेंस एविडेंसेस यू विल गो फॉर आर्ग्यूमेंट्स। आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाएंगे और उस आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर आपकी जजमेंट प्रोनाउंस हो। नाउ दिस जजमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। Number 1, it can be of conviction or it can be of acquittal. If it is of conviction, तो उस केस में you are going to hear on the quantum of sentence. And quantum of sentence के बाद सुनने के बाद you are going to pronounce a sentence. तो ये डायग्राम अभी आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ एक डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाया है इन ऑर्डर टू शो यू इन अ फ्लो चार्ट हाउ इट वर्क्स। डायग्राम बनाना मैं आपको सिखाऊंगा हाउ यू हैव टू मेक। हम 5 डायग्राम से इकट्ठे बनाएंगे कि सो दैट आपको उसका डिफरेंसेस समझ आए 5 ट्रायल्स।
सो बेसिकली ये ट्रायल है हमारे पास। ठीक है जी। अब हमने इस ट्रायल को हमने देखा, तो पहले हम सीआरपीसी के अंदर देखते हैं कि सीआरपीसी कहता क्या है, हम उसके बाद वापस से फिर से आते हैं। सीआरपीसी ने 5 टाइप के ट्रायल्स को बताया। तो वो 5 टाइप के ट्रायल्स जो सीआरपीसी ने यहां पर मेंशन करे हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। ये जो ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन का है, यही ट्रायल हाई कोर्ट का है। एंड ये जो ट्रायल है, इट इज कॉमन फॉर समन केस, वारंट केस, एंड इट इज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट केस। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी कि यहां पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायल जो यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया है कोर्ट ऑफ सेशन का, वही ट्रायल हाई कोर्ट का है। ये ट्रायल चाहे समन केस हो चाहे वारंट केस हो, सेम है। ये ट्रायल चाहे पुलिस रिपोर्ट के ऊपर चले या कंप्लेंट केस के ऊपर चले, ये सेम है। इस चीज को आपको सबसे बड़ी चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है, द बिगेस्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड आउट हियर इज, बहुत से लोग कहते हैं कि सर समन केसेस में चार्ज नहीं बनते, वो गलत कहते हैं। अगर कोई समन केस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उसका चार्ज बकायदा बनता है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि यहां पर जो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल प्रिस्क्राइब किया गया है, इट इज सेम फॉर समन एंड वारंट केसेस। वो सेम है, वो समन केस में भी सेम चलेगा, वारंट केस में भी सेम चलेगा। प्लस वो जो ट्रायल है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट हो चाहे वो कंप्लेंट हो, वो दोनों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। करेक्ट। उसके बाद जो ट्रायल का उन्होंने डिवीजन करी है, तो आप उसको डिवीजन के एंगल से देखें। उन्होंने कहा अदर कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स में ट्रायल कैसे चलेगा। सो दे से कि अदर कोर्ट्स के अंदर अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑफेंस कौन सा है, वारंट केस है या समन केस। समन केस का ट्रायल अलग है। वारंट केस कैसे हुआ है, क्या ये पुलिस रिपोर्ट से है या कंप्लेंट से, इसके बेसिस के ऊपर वी हैव डिफरेंट ट्रायल्स। सो टेक्निकली अगर आप देखते हैं, अभी हमारे पास 4 टाइप के ट्रायल्स आ गए। ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टेड अपॉन कंप्लेंट केस, एंड ट्रायल ऑफ समन केसेस। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट की, इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास इन्होंने पहले 4 टाइप के ट्रायल्स बताए। उसके बाद जो उन्होंने 5वें टाइप का ट्रायल बताया, दैट इज समरी ट्रायल। ये समरी ट्रायल हम 260 से रेफर करना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। तो ये समरी ट्रायल क्या होता है, वो ट्रायल जो इनसे भी छोटा है। सो अगर आप गौर से देखते हैं तो हमारे पास 4 टाइप के ट्रायल्स यहां पर हैं। वो 4 टाइप के ट्रायल्स कौन कौन से हैं? ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, ये ट्रायल समन केस वारंट केस दोनों के लिए सेम है। ये ट्रायल पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट केस दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं। फिर हम आते हैं ट्रायल ऑफ अदर कोर्ट्स। अदर कोर्ट्स के अंदर सीजीएम हो गया, जेएमआईसी हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया, वो फॉल कर गए। तो उनके सबसे पहले आपको देखना है उनके ट्रायल के अंदर डिफरेंस के लिए, तो सबसे पहले उनका ट्रायल वारंट केस का है या समन केस का है। समन केस का अलग होगा, वारंट केस का अलग होगा। वारंट का भी पुलिस रिपोर्ट का अलग है, कंप्लेंट का अलग है। तो इसलिए अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं तो हमारे पास ट्रायल की कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायल विच वी हैव, this is the second type of trial which we have, this is the third type of trial which we have, and this is the fourth type of trial which we have.
and this is the fifth type. Clear है? This is what you have to keep in mind in the very beginning. तो बिगनिंग के अंदर आपको सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए ये कहता क्या है। उसी के बेसिस के ऊपर अब हम आगे देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इफ यू नो दिस 5 टाइप ऑफ ट्रायल्स, तो आपको बाइफर्केशन समझ आ गई कैसे होती है। तो अब हम इसको आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ही एक डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम क्यों बनाया था? करेक्ट, ये कोर्ट ऑफ सेशन का था, मैंने इसका एक पासिंग रेफरेंस दिया, तो उसके बेसिस के ऊपर हमने इसको देखना स्टार्ट किया। तो व्हाट इट टॉक्स अबाउट, लेट्स सी। जो भी ट्रायल है हमारे पास, हम इसके ऊपर वापस से आएंगे। तो पहले हम एक बार इसको देखते हैं। जो भी हमारे पास यहां पर ट्रायल्स हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। करेक्ट। तो नेचुरल जस्टिस का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर हमारे जो है ट्रायल्स दे आर बेस्ड, चाहे सिविल की बात करें चाहे क्रिमिनल की बात करें। करेक्ट। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहता है नंबर 1 कि जो फैक्ट्स हैं वो प्रूव्ड में हो कन्वर्ट हो। नंबर 2, जो कॉन्सेप्ट है वो ऑडी आल्टम पार्टम, that is both the parties must be heard. So we should have two basic features in a criminal trial or a civil trial. दोनों ट्रायल्स में सेम दो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। The first principle which has to be followed is that justice must be given on the facts which are being proved. जस्टिस जो है वो प्रूव्ड फैक्ट्स के ऊपर दिया जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ही है, दैट इज ऑफ ऑडी अल्टम पार्टम। The concept of odi altem partem says कि both the parties must be heard, the opportunity must be given to the other party to be heard. Right? चलो मैं आपको इसका एक literal meaning दिखाता हूं, what it has to say, उसके बेसिस के ऊपर हम इसको आगे लिखते हैं। Now, this is odi altem partem. Right? This is the Latin phrase, which means let the other side be heard as well. That's a principle of natural justice, जो कहता है कि दोनों पार्टीज को सुने। जो आ रही है उसको तो आप सुन ही रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू द अदर पार्टी ऑल्सो। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट सेज। करेक्ट। दिस इज द लैटिन मीनिंग विच यू हैव, लिसन टू द अदर साइड और लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। सो नाउ इस प्रिंसिपल को हम नेचुरल जस्टिस के अंदर अडॉप्ट करते हैं। हमने नेचुरल जस्टिस अपने कॉन्सेप्ट के अंदर इसको शिद्दत से फॉलो किया गया है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, ये दोनों में एस्पेक्ट। अब ये कहता क्या है जरा ध्यान से देखें आप। ये कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडी आल्टम पार्टम, व्हाट इट हैज टू से, इट सेज अदर पार्टी को सुने। इट सेज लिसन टू द अदर। नो, अदर पार्टी को सुनने से पहले उसको यह भी तो पता हो कि उसको सुना किस चीज के लिए जा रहा है। सुनने के लिए उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, प्लस सुनना सिर्फ ऑफेंस के लिए नहीं, सेंटेंस के लिए भी हो। करेक्ट। तो अगर आप किसी इंसान को सुनना चाहते हैं, राइट,
तो हम एक बार इसको देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, कभी आपका कोई टेस्ट होता है तो उसको वेल इन एडवांस बताया जाता है। यस, कोई आपके टीचर कब आपके टेस्ट लेते थे, एक होता था सरप्राइज टेस्ट, एक होता था प्रॉपर आपको टाइम देकर आपका टेस्ट कंडक्ट किया गया। आपके टीचर ने कहा देखो जी अभी आपका टेस्ट होगा मंडे को, तो मंडे तक की आपको टाइम है, आप इसकी तैयारी करके लेकर आए। आप घर में जाते थे, आप शिद्दत से तैयारी करते थे। कभी कभार आपका सरप्राइज टेस्ट भी होता होगा कॉलेज स्कूल्स के अंदर। तो कब सरप्राइज टेस्ट होता था, किसको पता भी होता था ना, वो भी उसका आंसर नहीं दे पाता। वो कहता था मैं घबरा गया, आई वेंट इन टू स्टेट ऑफ शॉक, आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई वॉज नॉट एबल टू से प्रॉपरली। करेक्ट, ये प्रॉब्लम हम सब ने फेस करी। अगर वही चीज मैं आपको अब कहूं, मैं आपको कहूं कॉपी खोलो जी, आप माई सेल्फ के ऊपर ऐसे लिख कर दिखाओ मुझे, माई सेल्फ, अपने आप के ऊपर। बिलीव मी, मैंने आपको अभी कहा है आप मुझे लिखकर दिखाएं, आप अपने ऊपर 15 से ज्यादा लाइनें नहीं लिख सकते। लिखना आपको अपने ऊपर ही है, बट यू कैन नॉट राइट इवन 15 लाइन्स ऑन योर सेल्फ। बट अगर मैं आपको यही एक दिन का टाइम दूं, कि मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अब जाओ सोचो, कल आप ऐसे लिखोगे, तो आप एक किताब भी लिख सकते हो अपने ऊपर। करेक्ट। आपने किसी इंसान को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपना केस लड़ सके। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए, ये सब्सटेंस के बेसिस पे होनी चाहिए। तो इसीलिए फॉर दैट पर्पस नेचुरल जस्टिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ऑडी अल्टम पार्टम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप ऑपोजिट पार्टी को बताएं कि आप लिटिगेट किस चीज के लिए हो रहे हैं, तभी वो अपना डिफेंस, तभी वो अपनी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड प्रॉपरली अवेल कर पाएगी। दैट इज द रीजन दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी ट्रायल दैट द चार्ज इज फ्रेम्ड। आपकी चार्ज बनाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद कब आपने चार्ज बना लिया, ऑडी अल्टम पार्टम दूसरा कहता है कि ठीक है जी, अब आपने इसको नोटिस तो दे दिया है, कोर्ट ने नोटिस दे दिया कि हम इसका ट्रायल आपके ऊपर चलाने वाले हैं, दिस नोटिस इज प्रॉपरली गिवन। अब सेकेंड नेचुरल जस्टिस उसको कहता है कि ठीक है, अब आप उसको अपॉर्चुनिटी दे। तो अपॉर्चुनिटी डिफेंस एविडेंसेस के लिए आपको बकायदा दी गई है। फिर ऑडी अल्टम पार्टम कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के लिए नहीं, उसको सेंटेंस के लिए भी सुना जाए, बिकॉज सेंटेंस हियरिंग इज ऑल्सो अ डिस्क्रिशन ऑफ अ जज। द डिस्क्रिशन इज अ जुडिशियल डिस्क्रिशन, इट इज नॉट एन आर्बिट्रेरी डिसीजन। अगर आपकी सेंटेंस, जो डिसीजन देना है आपको, जो सेंटेंस आपको देना है, वो डिस्क्रिशन ऑफ अ जज है। आपको एक लिमिट दे रखी होती है कि 10 ईयर्स तक आप पनिशमेंट दे सकते हो, तो मतलब कि जज हैज अ डिस्क्रिशन टू 0 to 10 वो दे सकता है। तो उस डिस्क्रिशन को कब जज ने एक्सरसाइज करना है, दैट डिस्क्रिशन हैज टू बी जुडिशियल डिस्क्रिशन। करेक्ट। एंड व्हेनेवर यू हैव टू गिव अ एक्सरसाइज अ जुडिशियल डिस्क्रिशन, you must be, you will be guided by the principles of the natural justice. The natural justice says the other party must be heard again. So that is the reason at the time of sentence hearing also, the other party is required to be heard. The accused is required to be heard. That is the reason we have a stage of quantum of sentence hearing. इसलिए हमारे पास क्वांटम ऑफ सेंटेंस की हम हेयरिंग की बात करते हैं। राइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसलिए नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर इस पैटर्न को अडॉप्ट किया गया। बिलीव मी, यही पैटर्न सिविल में भी है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज ऑडी अल्टम पार्टम। दूसरा ऑडी अल्टम पार्टम कहता है कि फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड। फैक्ट्स आपके प्रूव होने चाहिए। ठीक है, कभी भी आप कन्विक्शन करें तो वो प्रूव्ड फैक्ट्स पे करें। करेक्ट। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखें, इसलिए हमारे पास 3 स्टेजेस आती हैं: डिस्चार्ज, acquittal after prosecution evidences, acquittal after both the evidences, and conviction after plea of guilt. ये सेकेंड नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के साथ डील कर रही हैं कि दैट फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड। ठीक है, बिकॉज डिसीजन मस्ट फॉलो ऑन ऑफ प्रूव्ड फैक्ट्स ओनली।
तो इसीलिए हमने, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ध्यान से देखें आप, इसीलिए हमने, कब हमने यहां पर बनाया, अगर आप देखते हैं सबसे पहली स्टेज हमने डिस्चार्ज की यहां पर रखी। प्रोसिक्यूशन कोर्ट ने कहा, कोर्ट सीओडी कोर्ट दैट इज सीआरपीसी ने कहा कि अगर आपके पास कहने पर ही इतने एविडेंसेस नहीं है कि केस प्रूव हो सके, कब आप अपनी सबमिशन दे रहे हैं कोर्ट में कि जी मेरे पास यही एविडेंसेस हैं, कोर्ट को देखकर ही पता चला कि अगर वो सारे के सारे एविडेंसेस आ भी जाएं तब भी केस प्रूव नहीं हो सकता, तो केस को क्यों चलाएं? दैट विल बी अननेसेसरी हरासमेंट ऑन अक्यूज्ड. That is the reason here we have a concept of discharge. इसलिए हमारे पास डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, बिकॉज कोर्ट को पता ही लग गया यहां पर ही, जब आपके एविडेंसेस, अपने फैक्ट्स का बताए, उसके लिए आपने एविडेंसेस बताए, मेरे पास ये एविडेंसेस हैं, जज को पता लग गया कि अगर आप सारे एविडेंसेस ले भी आओ तब भी केस प्रूव नहीं हो सकता, तो जज डिस्चार्ज कर देगा, चार्ज बनाकर आपके नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करेगा. On the same platform, we have this concept of plea of guilt. उन्होंने कहा कि हम आपसे पूछते हैं कि जो चार्ज आपने लगाए हैं कि आप उसको मानते हैं, अगर आप उसको एडमिट कर लेते हैं तो एडमिशन से भी आप फैक्ट्स को प्रूफ फैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कन्विक्शन हियर. तो आप यहां पर कन्विक्शन कर सकते हैं, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है आगे प्रोसीडिंग्स को चलाकर. सिमिलरली वी हैव द स्टेज ऑल्सो हियर. अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर रहे तो व्हाई टू कॉल द डिफेंस एविडेंसेस? हम डिफेंस एविडेंसेस को कॉल क्यों करें? बिकॉज प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस यहीं पे ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं जा रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कन्विक्शन, सो एक्विट हिम. एंड अगर वो जा रहे हैं तो आप डिफेंस एविडेंस को बुलाएंगे, उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे. दैट इज द रीजन, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, that is all based on the concept of natural justice. Natural justice के सिर्फ दो concepts, there is odi altum partem and the fact must be a proof fact for the purpose of conviction. सिर्फ इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका पूरे का पूरा ट्रायल का प्रोसेस टिका हुआ है, राइट? तो अभी मैं आपको स्टेजेस के साथ बता रहा हूं कि स्टेजेस के साथ हम उसको कैसे कवर अप करेंगे हर स्टेज को, एंड आफ्टर दैट हम प्रॉपर ट्रायल देखेंगे. तो मैं अभी आपको स्टेजेस बता रहा हूं, व्हाट इट हैज टू से. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको पढ़ते समय जो हमने आज से स्टार्ट करना है कि जो एक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, इसके लिए सुना किसको जाता है? क्या आप प्रोसिक्यूशन को सुनते हैं या फिर आप डिफेंस को सुनते हैं? यहां पर वर्ड आती है सबमिशंस. यहां पर सबमिशन का मतलब क्या है? Right? This is what we're going to see. Next. Then we're going to study the concept. Okay, what is meant by the term discharge? Discharge का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट का along with section 300, that is concept of double jeopardy and discharge. उसके बाद हम डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट देखेंगे अलॉन्ग विद सेक्शन 319 कि अगर एक इंसान को डिस्चार्ज कर दिया गया है, किसके अगेंस्ट आपने चार्ज फ्रेम नहीं की है, क्या उस इंसान को आप 319 के अंदर वापस से एक्यूज्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, दिस इज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस कॉन्सेप्ट को हम वाइसा वर्सा भी देखेंगे. मींस हम इसको देखेंगे क्या डिस्चार्ज्ड पर्सन 319 में वापस से ऐड हो सकता है, एंड क्या जो इंसान 319 में ऐड किया है आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. तो ये जो एस्पेक्ट है ये वाइसा वर्सा देखा जाएगा. तो हम यहां पर डिस्चार्ज को कवर अप करेंगे अलॉन्ग विद सेक्शन 300 डबल जेपर्डी. यहां पर हम डिस्चार्ज और इक्विटल का डिफरेंस देखेंगे, प्लस उसके बाद हम डिस्चार्ज की स्कोप को 319 की स्कोप के साथ कवर अप करेंगे. Then we are going to proceed with the concept of charges. हम चार्जेस के साथ सबसे पहले फ्रेमिंग को देखेंगे, उसके बाद हम चार्ज के डिफेक्ट्स को देखेंगे,
ये डिफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई चार्ज नहीं बनाते, पर्सन की कन्विक्शन फिर भी कर देते, या चार्ज बनाने में कोई डिफेक्ट कर देते हो और कन्विक्शन हो जाती है, तो इसको हम पढ़ते हैं देयर इज एन ओमिशन टू फ्रेम चार्ज। चार्ज को बनाने में आपने कोई ओमिशन करी है, और देयर इज अ डिफेक्ट इन द चार्ज, चार्ज बनाने में कोई डिफेक्ट है। तो उस केस के अंदर व्हाट विल बी देयर, उस केस में क्या होगा? करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। करेक्ट, तो हम इसको रेफर करेंगे। राइट उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंडर, कि चार्जेस का ज्वाइंडर कैसे होता है एंड किस तरीके से चला जाता है। राइट तो आप कौन कौन से सेक्शंस को या कौन कौन से ऑफेंसेस का ज्वाइंडर कर सकते हो, एंड कौन कौन से पर्संस का ज्वाइंडर कर सकते हो। तो ये दो ज्वाइंडर्स को हम एक साथ देखेंगे और एक साथ पढ़ेंगे, और इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे व्हाट इट हैज टू से। करेक्ट। उसके बाद फिर वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट। राइट कि व्हाट इज प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट जो है कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस प्ली ऑफ गिल्ट, कि व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म along with the concept of confession of section 164। मैंने आपका कन्फेशन ऑफ 164 नहीं करवाया है, तो कन्फेशन ऑफ 164 में आपका प्ली ऑफ गिल्ट के साथ करवाऊंगा, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्कोप्स, कि प्ली ऑफ गिल्ट एंड कन्फेशन में फर्क क्या है। उसके बाद हम यहीं पे प्ली ऑफ गिल्ट के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ अपील को डिस्कस करेंगे, कि अगर आपकी प्ली ऑफ गिल्ट के ऊपर कन्विक्शन हो जाती है तो उसमें आपके अपील का क्या स्कोप है, क्या एरिया है, उसको हमने चलना कैसे है और देखना कैसे है। राइट इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा दैट इज ट्रायल। ये हम कंबाइन पढ़ेंगे, इसमें हम रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 273 टू सेक्शन 289, कि आपका एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा। प्लस इसके अंदर हम बहुत से प्रोविजंस 313, 315 इसकी स्कोप को भी रेफर करेंगे इस स्टेज के ऊपर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी। प्लस इसी स्टेज के ऊपर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इसी पे करवाऊंगा, इसी के साथ कनेक्टेड कराऊंगा, दैट इज कॉल्ड टेंडरिंग ऑफ पार्डन, किसको हम अकम्प्लिस भी कहते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेंडरिंग ऑफ पार्डन, कि वो कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है। इस स्कोप को हम 306 से लेकर 308 तक रेफर करेंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर बोथ ऑफ दीज थिंग्स आउट हेयर। तो ये ट्रायल का पार्ट होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू एक्यूज्ड, प्लस द टेंडरिंग ऑफ पार्डन। ये सारे का सारा एस्पेक्ट हम एविडेंस रिकॉर्डिंग के अंदर इसको डील करेंगे। 306 to 308, yes. Then we are going to cover the concept of judgments, how the judgment has to be written, आपको जजमेंट्स लिखनी कैसे हैं। इसी स्टेज के ऊपर मैं आपको आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा सीआरपीसी की। करेक्ट, इसके लिए स्पेशल हमारे पास प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन 353 से लेकर सेक्शन 372 तक। तो 353 से लेकर 372 तक हम यहां पर सारे का सारा जजमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कि जजमेंट लिखा कैसे जाएगी, जजमेंट में आपके कंटेंट्स कैसे होंगे, जजमेंट अगर स्पेशल केसेस की है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की है तो कैसे होगी, जजमेंट अगर सेंटेंस ऑफ डेथ की है तो वो कैसे होगी। तो वी गोइंग टू कवर दिस एस्पेक्ट देयर। देन कब कन्विक्शन के अंदर क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, तो वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस कौन कौन से केसेस में सुनना जरूरी नहीं है, इसकी एक्सेप्शंस क्या है, हम वो देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम सेंटेंस की एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, कि सेंटेंस की एग्जीक्यूशन कैसे होगी। ये एग्जीक्यूशन जो है ये मैं आपको सेक्शन 407 से लेकर 407 से लेकर, इसमें मैं ट्रांसफर एप्लीकेशंस भी इंक्लूड करूंगा, आप 6 को लगाएं,
406 से लेकर 435 तक मैं इस टॉपिक्स को कवर अप करूंगा कि आपकी सेंटेंस ऑफ फाइन कैसे एग्जीक्यूट होगा, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, जेल्स कैसे होंगी, अगर सेंटेंसेस हैं वो कॉन्करेंट कैसे चलेंगे, कंसेक्यूटिव कैसे चलेंगे, हम उनको कवर अप करेंगे। तो अगर आप देखते हैं कितना भी हमारा रिमेनिंग सीआरपीसी है, वी गोइंग टू कवर द होल ऑफ सीआरपीसी बाय दिस ट्रायल। हम ट्रायल के साथ आपका सारे का सारा सीआरपीसी कवर अप करेंगे। तो आई होप सो आपने साथ साथ में इस डायग्राम को बनाया होगा, देखा होगा कि व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है जी। तो अब मैं आपको टाइप ऑफ ट्रायल समझा रहा हूं, 5 टाइप के। अब आप इस डायग्राम को बनाएंगे और उसके बेसिस के ऊपर फिर हम चार्ज फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, 4 हिस्सों में बेसिकली। तो आपको एक चीज जो यहां पर याद रखनी है, कितना ग्रेव ऑफेंस होगा उतना उसका इलैबोरेटिव ट्रायल होगा। ठीक है जी। कितना बड़ा आपका कितना बड़ा आपका ऑफेंस होगा उतना बड़ा उसका ट्रायल होगा, उतना डिटेल्ड उसका ट्रायल होगा। जैसे जैसे ऑफेंस की ग्रेविटी कम होती रहेगी वैसे वैसे उसके ट्रायल के प्रोसीजर को भी छोटा किया जाएगा, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ नेचुरल जस्टिस। राइट। तो मैं आपको सबसे पहले सबसे इलैबोरेटिव ट्रायल को पढ़ाऊंगा, दैट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हम छोटे ऑफेंसेस के लिए, लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए कौन कौन सी स्टेजेस को एक्सक्लूड करना है उसको हम सीक्वेंस के साथ पढ़ते रहेंगे। करेक्ट। तो पहला जो मैं ट्रायल बता रहा हूं दैट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन, वो मोस्ट इलैबोरेटिव ट्रायल है। फिर उसके अंदर 2 स्टेजेस एक्सक्लूड हो जाएंगी। वो कौन सी 2 स्टेजेस हैं? एंड इट विल बिकम अ ट्रायल ऑफ अ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। उसके बाद उसकी एक स्टेज में चेंज होगा, दैट विल बी ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट केस। उसके बाद उसमें 2 स्टेजेस और रिमूव हो जाएंगी एंड दैट विल बिकम ट्रायल इन समन केसेस। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ स्टेजेस। तो एक्सक्लूजन ऑफ स्टेजेस है उसके अंदर, तो उसको हम कवर अप करेंगे। इस टॉपिक के कंप्लीट करने के बाद ही हम बेल के टॉपिक को यहां पर पढ़ेंगे। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैं आपको इसको स्टार्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखते रहें आप। तो यहां पर आई एम मेकिंग a trial of court of session, and after the completion of this यहां पर मैं आपको ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूट अपॉन पुलिस रिपोर्ट बताऊंगा कि सो दैट आपको कंपैरेटिव स्टडी हो सके कि व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सबसे बड़ी चीज जो यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन का जो यहां पर है हमारे पास, तो मैं आपको 2-3 सेक्शंस को यहां पर रेफर करा दूं, उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। तो लेट्स रेफर टू सीआरपीसी फर्स्ट। ना यहां पर सबसे पहले जो मैं आपको सेक्शन यहां पर रेफर करा रहा हूं दैट इज 474 ऑफ सीआरपीसी। तो 474 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? ट्रायल्स बिफोर हाईकोर्ट। कहता है व्हेन द ऑफेंस इज ट्राइड बाय अ हाई कोर्ट अदरवाइज देन अंडर सेक्शन 407, 407 के अंदर हाई कोर्ट के पास लोअर कोर्ट में कोई भी पेंडिंग केस को विड्रॉ कर सुनने की पार है। तो हम उस पार की बात नहीं कर रहे। उसके अलावा अगर कोई भी केस है जो ट्राई हो रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, तो इट शैल इन द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस ऑब्जर्व द सेम प्रोसीजर as of a court of session would observe
if it were trying the case. तो सेक्शन 474 कहता है कि अगर हाईकोर्ट कभी भी ट्राई करेगी किसी भी ऑफेंस को, तो इट विल ऑब्जर्व द सेम प्रोसीजर. तो ट्रायल ऑफ द हाई कोर्ट विल ऑब्जर्व द सेम प्रोसीजर एज ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन. जो कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर है वो सेम हाई कोर्ट का प्रोसीजर होगा. दिस इज व्हाट 474 हैज टू से. इसीलिए जो हमारे पास चैप्टर 18 है, करेक्ट, वो कहता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474 this chapter is applicable even on high court also. So when you're talking about the trial before the court of session, it is chapter number 18. When you talk about the trial before high court, it is also under section 474 and it is also chapter number 18. This is what it has to say. अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कोर्ट की, हाई कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में फॉल करता है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है और वो कहती है इट विल बी ट्रायबल बाय हाई कोर्ट ओनली, तो उस केसेस के अंदर द हाई कोर्ट इज गोइंग टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ चैप्टर 18 व्हिच इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू द कोर्ट ऑफ सेशन. दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. हाई कोर्ट के द्वारा जी ट्रायल के जो केसेस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है अपने पार के अंदर. फिलहाल इसकी कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास कि कौन से टाइप ऑफ केसेस हाई कोर्ट ट्रायल करेगी. वी डोंट हैव अ लिस्ट फॉर इट. इवन सीआरपीसी डजंट प्रोवाइड फॉर इट. बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई भी लॉ बनाकर हाई कोर्ट को पार दे सकती है टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. देयर इज नो बार. एंड इफ द हाई कोर्ट इज गोइंग टू एक्सरसाइज दैट पार, if it is being provided under some special or local law, then the procedure of chapter 18 will be followed. Right? Let's proceed further then. अगर हम यहां पर गौर से देखते हैं चैप्टर 18 को, हमारे पास चैप्टर 18 के बाद डायरेक्टली चैप्टर 19 आता है. वो कहता है वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट. लुक एट द नॉमेनक्लेचर. It says warrant cases by magistrate. करेक्ट. तो वारंट केसेस मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल कैसे होंगे वो चैप्टर 19 है. आगे देखते हैं हम चैप्टर 20 के ऊपर आते हैं. हम चैप्टर 20 डील करता है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट. तो मैजिस्ट्रेट के रिलेशन के अंदर हमारे पास समन केसेस भी हैं, मैजिस्ट्रेट के अंदर हमारे पास वारंट केसेस भी हैं और उनके चैप्टर अलग हैं. मैजिस्ट्रेट के समन केसेस चैप्टर 20 में है, मैजिस्ट्रेट के वारंट केसेस चैप्टर 19 में है. करेक्ट. बट अगर हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं तो उन्होंने कोर्ट ऑफ सेशन में सिर्फ लिखा है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन. इन्होंने चैप्टर्स की बाइफर्केशन नहीं करी. तो इसलिए ये जो ट्रायल है, दिस ट्रायल कैन बी ऑफ वारंट प्लस इट कैन बी ऑफ समन केस. क्लियर है? दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. राइट. तो इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल चाहे वारंट केस का हो चाहे समन केस का हो, इट इज गवर्न इन द चैप्टर 18. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं. अगर हम चैप्टर 20 को देखते हैं जो वारंट केसेस की बात कर रहा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेडिंग्स, A, B and C. C भी है एक, but we are just concerned about 2 headings. First is A, case instituted on police report. Then we have B, case instituted otherwise than on police report. तो चैप्टर 20 ने
चैप्टर 19 ने जो वारंट केसेस का ट्रायल है मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। ए पार्ट जो सेक्शन 238 से लेकर 243 तक चलता है, बी पार्ट जो 244 से लेकर 247 तक चलता है। और एक इज पुलिस रिपोर्ट, एक इज कंप्लेंट। बट अगर आप चैप्टर 18 को देखते हैं, उसको किसी भी ऐसे पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया। तो मतलब कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है, चाहे वो कंप्लेंट का हो, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट का हो, उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं की गई। ये भी आपका सेम मेंशन किया गया है। So this is what you have to keep in mind. ये चीज आपको याद रखनी है कि चैप्टर 18 कोई बाइफर्केशन वारंट केसेस, समन केसेस में नहीं कर रहे हैं। द ट्रायल इज सेम। कोर्ट ऑफ सेशन का चाहे ऑफेंस वारंट केस हो, कोर्ट ऑफ सेशन का चाहे ऑफेंस समन केस हो, इट इज ऑल सेम। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट। उसी तरीके से चाहे केस कंप्लेंट के ऊपर हो, चाहे केस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, कोर्ट ऑफ सेशन में कोई चेंज नहीं है। द ट्रायल विल बी सेम। नरेश जी जो आप बात कर रहे हैं 207 208, दैट इज इंक्वायरी। वो इंक्वायरी की बात है। अब हम ट्रायल की बात कर रहे हैं, बिकॉज 207 208 की स्टेज के बाद आपका कमिटल होता है, कमिटल के बाद आपका ट्रायल स्टार्ट होता है, राइट? एंड दिस ट्रायल इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। चाहे ऑफेंस समन केस हो, चाहे वारंट केस हो। हाँ, बस इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज ऑफ डेफेमेशन। डेफेमेशन का एक स्पेशल ट्रायल मेंशन किया गया है, दैट इज इन रिलेशन टू सेक्शन 237, दैट इज दिस। सिर्फ एक डिफरेंस है यहां पर, वो अलग ट्रायल है। बट अदरवाइज अगर हम इसको छोड़ देते हैं एक्सेप्शन को, चाहे समन केस हो, चाहे वारंट केस हो, चाहे पुलिस रिपोर्ट हो, चाहे कंप्लेंट हो, कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल सेम चलता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, राइट? आई होप सो आप इसको समझ पाए होंगे। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन, ये इसलिए मैंने लिखा, चाहे ये समन केस हो, चाहे ये वारंट केस हो, चाहे ये पुलिस रिपोर्ट का केस हो, चाहे ये कंप्लेंट केस हो, वी आर नॉट कंसर्न्ड, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो अब हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं, ये चलता कैसे। करेक्ट। सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन का कितना भी ऑफेंस होगा, ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होगा। करेक्ट। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में दो स्टेजेस हो सकती हैं, आइदर द चार्जेस आर फ्रेम्ड और the person is discharged। कब चार्ज फ्रेम होंगे, उसके बाद आप उससे प्ली ऑफ गिल्ट पूछेंगे। करेक्ट। प्ली ऑफ गिल्ट के बाद आप उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लेकर आएंगे, या फिर आप उसकी कन्विक्शन करेंगे। अगर वो नो कहता है तब प्रोसिक्यूशन एविडेंस आता है, अगर वो यस कहता है तब आप कन्विक्शन करेंगे। बट यहां पर इसकी एक एक्सेप्शन है कि इवन ऑन द केस ऑफ यस आप प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को मंगवा सकते हैं। प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के बाद यहां पर फिर से एक स्टेज आती है कि आइदर आप
उसको यहीं पे ही इक्विट कर देंगे, या फिर आप यहां से डिफेंस एविडेंसेस को मंगवाएंगे। ये डिफरेंस इसलिए है कि अगर प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यहीं पे प्रूव नहीं कर पाया तो यहीं पे इक्विट कर देंगे, ये नहीं तो हम यहां पर डिफेंस के एविडेंसेस को मंगवाएंगे। उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपकी जजमेंट होगी। ये जजमेंट जो हमने यहां पर प्रोनाउंस करी है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट विल बी इक्विटल और इट विल बी कन्विक्शन। एंड अगर आप कन्विक्शन करते हैं तो यहां पर आपको क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऊपर सुनना है। तो ये आपका ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन है जो सबसे ज्यादा इलैबोरेटिव है। कब इन्होंने वारंट केसेस का ट्रायल बनाना था? वारंट केसेस which are on police report, warrant cases which are instituted upon police report। वो जी साइड पे इसमें नहीं लिखा क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे वो करना था, तो दैट इज अ रीजन। तो आप कैसे भी लिख लें आप, है ना। तो ये तो जनरली जस्ट कहां पर दो दो ऑल्टरनेटिव्स थे, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन इट फर्स्ट यहां पर, इधर यहां पे, दैट्स व्हाई। तो अब वारंट केसेस में अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कौन कौन से स्टेजेस को रिमूव किया जाए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम दो स्टेजेस को यहां पर रिमूव करेंगे। आई एम मार्किंग विद येलो पेन वो कौन कौन सी दो स्टेजेस को रिमूव किया गया। एक, इस स्टेज को बोलते रिमूव कर दो, एक इस स्टेज को रिमूव कर दो। क्लियर है? तो आप इन दो स्टेजेस को यहां पर रिमूव कर दो। कब आप इन दो स्टेजेस को रिमूव कर देंगे तो आपके पास जो ट्रायल बचेगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, प्लस वो ट्रायल जो होगा वो वारंट केसेस ऑफ पुलिस रिपोर्ट का होगा इन मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मतलब कि यहां पर ट्रायल कैसे होगा? यू विल हैव फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, then you will have a concept of discharge or you have a concept of charge, then you have a concept of plea of guilt, then on this plea of guilt you have two concepts, that is of conviction or it is prosecution evidences, then from prosecution evidences you have directly the stage of defense evidences। Correct? Then after the defense evidences you have directly the stage of judgment, and then you have acquittal or you have conviction, on conviction you have क्वांटम ऑफ सेंटेंस हेयरिंग। तो अगर आप यहां पर एक डिफरेंस को देखते हैं, अगर मैं आपको डिफरेंस को दिखाता हूं तो आपको डिफरेंस आई एम मार्किंग विद अ ग्रीन पेन, आप इस स्टेज को रेफर करें आप, इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफरेंस। हमने यहां पर इक्विटल को छोड़ दिया। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर आप यहां पर इक्विट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेने के बाद यू हैव अ स्टेज ऑफ इक्विटल और डिफेंस एविडेंस, बट यहां पर हमने स्टेज को हटा दिया बिकॉज वी वॉन्ट कि थोड़ा छोटा और हो जाए। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखते हैं दैट इज दिस, कि यहां पर हमने टेक्निकली आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज को हटा दिया। वी डोंट हैव अ स्टेज ऑफ टेक्निकली आर्ग्यूमेंट स्टेज वी डोंट आउट हेयर इन वारंट केसेस। ठीक है जी। अब इसके बेसिस के ऊपर तो आपके पास दो ट्रायल्स आ गए हैं, दैट इज ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन and this one is of warrant cases instituted upon police report। warrant cases on police report का this is the trial which we have। ठीक है।
अब इसके बेसिस के ऊपर मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं। अगर आपके पास कोर्ट ऑफ सेशन वाला चार्ट सामने पड़ा है, जो आपने साथ साथ में अगर बनाया है, तो आप देखेंगे वहां पर सबसे पहली जो मैंने स्टेज हटाई है, अभी हम स्टेज के जो डिफरेंसेस को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन मुझसे डिस्चार्ज और इक्विटल का पूछा था, आई टोल्ड यू ये डिटेलिंग है। अभी हम सिर्फ चार्ट्स को पढ़ रहे हैं। कल कब हम चार्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्चार्ज एंड इक्विटल को स्टार्ट करेंगे। एंड आई हैव टेकन 15 to 20 मिनट स्पेशली इन रिलेशन टू दिस, कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी विद व्हाट टॉपिक, विद विच टॉपिक, सॉरी। तो वो मैंने आपको बता चुका है, ठीक है जी। अब हम इसको यहां पर ध्यान से देखते हैं, गौर से सुने आप। सबसे पहली जो स्टेज यहां पर रिमूव करी है, दैट इज प्रोसिक्यूशन के बाद एक इक्विटल की स्टेज थी, उसको हमने हटा दिया। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो इफ यू क्लोजली यू लुक हेयर, तो प्रोसिक्यूशन के बाद एक इक्विटल की स्टेज आती थी कोर्ट ऑफ सेशन। अगर प्रोसिक्यूशन यहां पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर पाया तो आप डिफेंस बुलाएंगे, नहीं कर पाया तो आप एक्विट कर देंगे। बट वारंट केसेस में यहां पर ये चीज यहां पर नहीं है, इट इज मिसिंग आउट, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, ऐसा क्यों है? व्हेन आई वाज यंग, कब मैं आपकी जैसा था, 24 25 26 सालों का, तो मुझे लिटरली ये लगता था कि ये तो स्टेज टाइम सेव कर रही है। टाइम क्यों सेव कर रही है? अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस केस को प्रूव नहीं कर पाए, डिफेंस को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, उसी टाइम केस खत्म। तो टेक्निकली इट इज सेविंग टाइम। तो व्हेन यू आर यंग आप ये सोचते हैं, बट व्हेन यू गेट मेच्योर, आप थोड़े से बड़े होते हैं एंड आप प्रैक्टिस करने लगते हैं, आप लॉ को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, खासकर एक जज के एंगल से देखते हैं। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? उसका मैं आपको एक रीजन देता हूं, आप खुद देखें। मैंने एक किताब लिखनी स्टार्ट करी, फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक। मैंने किताब आधी लिखी। आधी लिखने के बाद बोला मैंने आपको, जरा मुझे पढ़कर बताओ क्या मैं सही लिख रहा हूं। आपने आधी किताब पढ़ा और पढ़कर बताया हाँ सही लिख रहे हो, कंटिन्यू। फिर मैंने वो किताब कंप्लीट करी। कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आपको दिखाई क्या मैंने किताब सही लिखी है। अब आप फिर से वो किताब पढ़ेंगे। तो टेक्निकली कोर्ट ऑफ सेशन में कब ट्रायल चल रहा है, जज को 2 बार एविडेंसेस को अप्रिशिएट करना पड़ रहा है, 2 बार फाइल को कंप्लीटली पढ़ना पड़ रहा है। एक बार तो जज प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के बाद सब एविडेंसेस को इकट्ठा करेगा और उसको वापस से पढ़कर देखेगा क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ है, फिर बोलेगा चलो डिफेंस को क्या पाओ। फिर डिफेंस के एविडेंसेस के बाद फिर से वो फाइल को रीड करेगा। तो मतलब कि कोर्ट यहां पर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस रेफरिंग टू द रिकॉर्ड्स 2 बार कर रही है। एक प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के बाद, एक प्रोसिक्यूशन प्लस डिफेंस के एविडेंसेस के बाद। वेयर एंड वारंट केसेस के अंदर कोर्ट कह रही है हम कोई एप्रिसिएशन नहीं करेंगे, हम 2 बार एप्रिसिएशन करके कोर्ट का टाइम क्यों बर्बाद। अब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों एविडेंसेस इकट्ठे लेकर आ जाओ, उसको हम एक ही बार एप्रिशिएट करके बताएंगे कि कन्विक्शन करनी है या इक्विटी में। सो टेक्निकली व्हाट वी सी, जिसको हमारे को एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन से देखने को एक छोटा प्रोसेस लग रहा है, टेक्निकली वो लेंदी है। क्यों? क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस, रेफरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स 2 बार हो रही है। इतनी मोटी मोटी फाइल एक बार पढ़ने में आपकी हालत खराब हो जाती है एंड यू एक्सपेक्ट कोर्ट उसको 2 बार पढ़कर 2 बार फैसला सुनाए। हमारे तो यहां पर केसेस एक बार नहीं खत्म होते। सो स्ट्रिक्ट सेंस में अगर आप देखते हैं, अगर आप इसको टेक्निकल सेंस में देखते हैं, तो ये एक टाइम को बढ़ा रही है, बिकॉज जज के ऊपर एक लायबिलिटी लेकर आ रही है कि आप 2 बार रिकॉर्ड्स को अप्रिशिएट करें। एक बार प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के बाद, बिकॉज वहां पर डिसाइड करना है कि आपको आगे चलना है या क्विट करना है।
अगर इक्विट करते हो तो मैटर खत्म। अगर आप आगे चलते हो तो फिर डिफेंस के एविडेंसेस आएंगे, फिर उसके बाद फिर से आपको अप्रिशिएट करना है कि कन्विक्शन करनी है या इक्विट करनी है। वारंट केसेस में जज कहता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद डायरेक्टली डिफेंस लेकर आओ, बिकॉज हम एक बार में ही दोनों को अप्रिशिएट कर देंगे, हम बार बार अलग अलग नहीं करेंगे। सो दैट इज द रीजन वारंट केसेस में ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए वारंट केसेस के अंदर कभी इस स्टेज को हटाया गया है ना, इस स्टेज ने इस कॉन्सेप्ट को और छोटा कर दिया। क्लियर है जी। दूसरा जो स्टेज यहां पर हटाई गई है वो है आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज। आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज 314 के अंदर भी आती है, एक 314 वाली रिटेन की गई है, बट आर्ग्यूमेंट्स को यहां पर हटा दिया गया है। उसका हटाने से इंपैक्ट क्या हुआ, बोलते इट्स एन अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपके पास दो स्टेजेस हैं आर्ग्यूमेंट्स की। एक आर्ग्यूमेंट की स्टेज है 314 ऑफ सीआरपीसी में, एक है व्हेन द बोथ एविडेंसेस आर कंप्लीटेड। करेक्ट। तो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर 314 और ये आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज दोनों को रखा गया है। तो वारंट केसेस में कहा 314 के अंदर आपके पास एक अधिकार है कि आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, तो ये वाली मैंडेटरी स्टेज हम हटा देते हैं। सो दैट इज द रीजन दिस मैंडेटरी स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो एविडेंसेस के बाद आती है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में है, यहां पर नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया है। क्लियर है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। जो अगला पॉइंट है जी, प्लीज थोड़ा सा शिद्दत से देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोसीजर विच इज फॉलोड इन कोर्ट रॉन्गली, जो गलत प्रोसीजर कोर्ट्स में फॉलो किया जाता है। प्लस आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रिलिमिनरी एविडेंसेस, प्री चार्ज एविडेंसेस एंड एविडेंसेस। वो स्टेज यहां तक कोई आई नहीं थी। कब आप लिटिगेट करने जाएंगे तो बिलीव मी लोगों को ये स्टेजेस ही याद नहीं रहती और वो आपस में इसको इंटरमिंगल करते रहते हैं। यस, इट अप्लाइज टू ऑल। तो वो आपस में इसको इंटरमिंगल करते रहते हैं। तो अब मैं आपको इसको समझाने वाला हूं, जरा गौर से सुनना है आपको, इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। राइट, लेट्स सी। ना वारंट केसेस का प्रोसेस क्या था, तो मैं आपको चलो वारंट केसेस को एक बार समझा रहा हूं शुरू से एंड तक वापस से। उसके बाद क्योंकि हमने कंप्लेंट कब लिखना है तो वहां पर एक डिफरेंस आएगा। यहां पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कर रहा हूं इन केस ऑफ मजिस्ट्रेट जो वारंट केसेस का ट्रायल होता है। ठीक है जी। ये वो स्टेज है कहां पर इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इसको आमने सामने रखकर पढ़ना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आप समन केसेस का आप ट्रायल नहीं समझ पाएंगे व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट आई 173 की। करेक्ट नहीं, अभी चलेगी थी 5-6 मिनट और, इट्स गोइंग टू वर्क, उसके बाद इट्स गोइंग टू एंड। तो पहले बस पुलिस रिपोर्ट आई 173 की। उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जज ने दो ऑप्शंस थे, कॉग्निजेंस लिया या रिफ्यूज कर दिया। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद वो 204 का प्रोसेस फॉलो करता है। उसके बाद वो 207 में डॉक्यूमेंट्स देता है। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस स्टार्ट होती है। करेक्ट। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद आइदर पर्सन डिस्चार्ज होता है या उसका चार्ज बनता है। चार्ज के बाद आप प्ली ऑफ गिल्ट के ऊपर आप प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लेकर आते हैं, फिर डिफेंस एविडेंसेस आते हैं, फिर जजमेंट आती है। मैं इसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, जो हमारे लिए काम का है हम उतना ही देख रहे हैं। राइट, चलो आई एम अगेन स्टार्टिंग द वीडियो फॉर सेफ्टी पर्पसेस।